खाद्य सुरक्षा देने की बात भी यहां पर की गई है। नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि सुशासन और विकास ये दो सबसे बड़े हमारे मुद्दे हैं और इनके तहत हम सुशासन देंगे, विकास के तहत आगे बढ़ेंगे। तो बीजेपी के घोषणा पत्र पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुशासन और विकास हमारा लक्ष्य है। मूल बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक गुड गवर्नेंस, दूसरा डेवलपमेंट, सुशासन एवं विकास। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सर्वसमावेशक हो, विकास सर्वस्पर्शी हो, विकास सार्वदेशिक हो, विकास सर्वप्रिय हो। उसी प्रकार से जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस सरकार वो होनी चाहिए जो गरीब के लिए सोचे, गरीब का सुने। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए सरकार ही एकमात्र सहारा होती है। अगर वो उसको बच्चों को पढ़ाना चाहता है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए माँ बाप अगर बीमार हैं तो सरकार का दायित्व है कि उन बूढ़े माँ बाप को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। और इसलिए शासन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है अंत्योदय की कल्पना का, उस अंत्योदय की कल्पना को लेकर के चलना। देश के लिए चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे बाहरी खतरों का मामला हो, भारत सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो, इस पर हम प्रतिबद्ध हैं। जीरो टॉलरेंस के साथ इस विषय में देश को आगे बढ़ना होगा। दिल्ली में मजबूत सरकार हो ताकि दुनिया हमें आंख दिखाए नहीं, लेकिन हमसे आंख मिलाने का उसको मन कर जाए। और हम भी दुनिया को आंख दिखाए नहीं, हम भी सर ऊंचा करके, सीना तान करके, गौरव के साथ दुनिया के साथ आंख मिला सके। ऐसी समर्थ व्यवस्था, ऐसी समर्थ सरकार ये देश की आवश्यकता है। इस मैनिफेस्टो के हर पहलू को अगर एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के रूप में देखें तो मुझे विश्वास है कि आज देश जो गड्ढे में गिरा है उसको बाहर लाने की उसमें ताकत है। देश रुका पड़ा है, उसको गति देने की ताकत है। देश निराशा में डूबा हुआ है, उसमें आशा का संचार करने का सामर्थ्य है। देश के हर 125 करोड़ देशवासी, उनके सपनों को सुनिश्चित करने का प्रयास इस मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है। देश के 125 करोड़ नागरिक इस मैनिफेस्टो के गुलदस्ते में अपनी आवश्यकताओं की महक अनुभव कर सकते हैं। और आने वाले 60 महीने में जब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर देगी, मुझे विश्वास है कि इस मैनिफेस्टो के भरोसे, उस मार्गदर्शक सिद्धांतों के भरोसे देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में हम कोई पीछे नहीं रहेंगे, हम परिपूर्ण कर रहेंगे। नरेंद्र मोदी को आपने सुना। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा के पास। अमिताभ, सुशासन और विकास, नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, पूरे के पूरे बीजेपी के घोषणा पत्र में बहुत सारी लोक लुभावन बातें की गई हैं। कोई भी ऐसी बातें नहीं कही गई जिससे किसी को जरा सी तकलीफ हो। अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए मदरसों के आधुनिकीकरण की बात की गई, उर्दू भाषा के विस्तार की बात यहां पर की गई है, एक भाईचारे का, सद्भावना का माहौल बनाने की बात की गई है। क्या सत्ता नजदीक नजर आ रही है, सामने दिख रही है? और किस तरह से इस घोषणा पत्र के बाद
बीजेपी का रुख जो है वो बदला हुआ सा नजर आ रहा है। अमिताभ, देखिए, सबसे अहम बात है सईद कि यहाँ पर मंच पर सारे नेता एकजुट थे। यहाँ पर अरुण जेटली और गडकरी को छोड़ दे तो ज़्यादातर वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी मौजूद थे, सुषमा मौजूद थी, तो जाहिर तौर पर एक एकता का संदेश गया है। दूसरी बात, लालकृष्ण आडवाणी से मंच से नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ़ की है, उनके कुशल प्रशासन की तारीफ़ की है और ये भी कहा है कि अगर जनता वोट देकर आती है तो ये घोषणा पत्र जो होगा वो सरकार के लिए सारी चीज़ें तय करेगा, इसी के आधार पर सरकार चलेगी। सुषमा स्वराज ने कहा, स्वदेशी की बात की, उन्होंने कहा कि भारत जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया था उस समय सिर्फ और सिर्फ एफडीआई की बात की थी, उन्होंने विदेशी निवेश की बात की थी। बीजेपी की सरकार आती है तो वो देश के अंदर जो भी मौजूदा संसाधन है उससे आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ने सहित सबसे अहम 3 बातें कही हैं जो सुन नहीं पाए। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो परिश्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि बेईमानी या बदनीयती से वो कोई काम नहीं करेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि अगर उनको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो सही, यही 3-4 चीज़ें उन्होंने साफ तौर पर कही। लेकिन जो मैनिफेस्टो है ये बार बार नेता दोहरा रहे थे, इसमें कोई चीज़ अछूती नहीं रही है। और तीसरी बात, सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे पर चलने की बात इन्होंने की है। अमिताभ, महत्वपूर्ण 2 बातें आपने यहाँ पर कही हैं। हम राम मंदिर के बारे में भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन जो एकता की बात आपने कही, क्या उसमें कामयाब होती हुई बीजेपी दिखाने में भले ये फोटो अपॉर्चुनिटी थी या वाकई एकता नजर आती है? और दूसरी बात, राम मंदिर के मुद्दे को बहुत ज़्यादा प्रमुखता यहाँ पर बीजेपी ने नहीं दी है, उसे संविधान के दायरे में पूरा करने की बात कही गई है। इससे हम किस तरह का बदलाव समझें बीजेपी में? देखिए, जहाँ तक बदलाव की बात है, नरेंद्र मोदी ने अब तक न अयोध्या गए हैं न राम मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा दोबारा बुलंद किया है, कम से कम 10 साल से, तो ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के दायरे में जो भी संभव होगा उसके आधार पर राम मंदिर का निर्माण होगा जी। तो ये बात 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब एनडीए की सरकार थी, तब भी यही बात थी। तो उस स्टेटेड पॉलिसी से सहित कोई बदलाव नहीं आया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसमें है, जहां तमाम धर्म जाति सभी महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की गई है। तो जाहिर तौर पर वो तमाम मुद्दे हैं जो इस मैनिफेस्टो के आखिर में जिनका तमाम मुद्दों का जिक्र है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि पुरानी जो एनडीए की पॉलिसी से इन मुद्दों पर अलग हटने का संकेत तो फिलहाल बीजेपी नहीं दे रही है। कम से कम विकास के नाम पर पार्टी आगे बढ़ने की बात कर रही है, एक ऐसा विकास जिसमें समाज के अंतिम तबके को भी साथ लेकर चलने का आश्वासन हो। अमिताभ, मुरली मनोहर जोशी ने यह भी कहा कि प्राथमिकता के हिसाब से हमने इन तमाम अपने वादों को शामिल किया गया है। तो प्राथमिकता यहाँ पर बीजेपी की क्या है? सुशासन है, विकास है, महंगाई को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है या कुछ और? अमिताभ, देखिए, सुशासन और विकास, नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं, सुशासन और विकास, जिसके आधार पर पूरा मैनिफेस्टो आधारित है और इसी के आधार पर बीजेपी की सरकार भी आधारित होगी। क्योंकि इस पॉलिसी पैरालिसिस जो सरकार को लकवा मारा हुआ था तमाम नीतियों को लेकर, कम से कम उसमें सुधार लाना और कम से कम ये जो मैनिफेस्टो, इसमें 3 बातें सही जो सबसे अहम है, वो पहला है कि जो चल रहा है उसको सुधारना है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे यहाँ पर रोजगार की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे ब्लैक मनी। पहला एजेंडा होगा जो चल रहा है, जो भ्रष्टाचार से लेकर कुशासन, उसको दूर करना। दूसरी बात जो इसमें कही है, जो फ्रेमवर्क है देश के अंदर, जो कानून व्यवस्था है, जो भी है, वो रिफॉर्म्स लाना। और तीसरी बात है रिफॉर्म्स द सिस्टम, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर पार्टी फोकस करके आगे चलेगी। बाकी जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको फिलहाल कम से कम इन मैनिफेस्टो के आखिरी पन्नों में देखकर तो ये लग रहा है कि वो हाशिए पर जा रहे हैं। अमिताभ, हम चाहेंगे कि कुछ देर आप हमारे साथ और बने रहिए और बातचीत हम इस घोषणा पत्र पर आपसे करेंगे। हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महंगाई से निपटना है, महंगाई को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, काला धन वापस लाना है, बहुत सारे न्याय व्यवस्था में सुधार करने हैं, पुलिस में सुधार करने हैं। तमाम ऐसे लोक लुभावन वादे जरूर किए गए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को भी शामिल किया है, लेकिन संविधान के दायरे में राम मंदिर की बात की गई है। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख मुरली मनोहर जोशी से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कोई साफ और सीधा जवाब नहीं दिया।
घोषणा पत्र में आपने सब कुछ देखा है और वो जो बिंदु हमारे हैं वो लिखे हुए हैं उसमें। अब आप अपने दिमाग से कुछ भी बनाते रहे मीडिया में, उसका तो मेरे पे कोई इलाज नहीं है। एबीपी न्यूज ये आ गया इसमें, लास्ट पेज में सब कुछ है, देखो ना, घोषणा पत्र आपके पास है। अच्छा नहीं तो अच्छा, देखिए मिल मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप चिंता मत करिए। हाँ, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें वो सब मुद्दे जिनको आप समझ रहे थे कि नहीं होंगे और ये डिबेट है वो डिबेट है, कोई डिबेट नहीं है। ये जो कुछ घोषणा पत्र है ये सर्वसम्मति से है, पूरे विचार के साथ है, और इसमें जो कुछ लिखा है उसमें इस मंच में ही बैठे नहीं, पूरी घोषणा समिति, पार्लियामेंट्री बोर्ड सबकी सहमति है। और इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की भी जितनी गाइडलाइंस हैं वो सब इसमें पूरी हैं। आप इसको गौर से पढ़ें और उसके बाद जो फिर आपको पूछना होगा तो वो भी पूछें। तो राम मंदिर